अब देखो, अगर हम यहाँ पे हैव लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये ओपन कंडीशनल है, और हमें यहाँ पे लिखना चाहिए शैल। इफ आई हैव मनी आई शैल गो टू वेनिस। तो ये हमारा ओपन कंडीशनल हो जाएगा, एक प्रोबेबल सिचुएशन। हो भी सकता है प्रोबेबल, मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास आज पैसे नहीं है, ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है मेहनत करे, ठीक है, उसकी लॉटरी लग जाए, तो आज पैसा नहीं है कल पैसा हो जाएगा तो चला जाएगा, तो ये प्रोबेबल सिचुएशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर शैल लिख के भी सही कर सकते हैं। अब मान लो कोई पर्सन ऐसा मान रहा है कि नहीं भाई मेरे पास तो कभी जिंदगी में पैसे होंगे ही नहीं, इमेजिन कर रहा है अगर हो तो फिर मैं जाऊं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हैड लिख सकते हैं, इफ आई हैड मनी आई वुड गो टू वेनिस बट आई डोंट हैव मनी। तो अब यहाँ पे हैड लिख देंगे तो भी सही है, यहाँ पे शैल लिख देंगे तो भी सही है। तो जब हमें पता है ये सेंटेंस दोनों ही तरीके से सही होगा, भले हम यहाँ करेक्शन करें यहाँ करेक्शन करें, तो बाद वाला करेक्शन करो। तो यहाँ पर वुड की जगह शैल लिखो। इफ आई हैव मनी आई शैल गो टू वेनिस, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं जाऊंगा वेनिस, मतलब चांसेस हैं कि पैसे हो जाए मेरे पास। और ये तो कोई ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन भी नहीं है कि कोई पर्सन जैसे है उसके पास आज पैसे नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका जिंदगी में कभी नहीं होंगे, भाई आज नहीं है कल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोबेबल सिचुएशन है, तो इसको हम ओपन कंडीशनल में भी लिख सकते हैं। अब अगले में आ जाओ, यहां लिखा इफ आई हैव विंग्स आई वुड फ्लाई टू वेनिस, अगर मेरे पंख हो तो मैं उड़कर वेनिस जाऊं। क्या कोई पर्सन ऐसा जिसके आज पंख नहीं है कल आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पंख पक्षियों के होते हैं, तो इंसान के पंख न थे ना है ना होंगे। तो ये जो सिचुएशन हमने लिखी है, अगर हम यहाँ पे शायद लिख देंगे तो इसका मतलब ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, रट्टा मार के जो हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर शैल लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा, ओपन कंडीशनल बन जाएगा। लेकिन ओपन कंडीशनल का यूज उन सिचुएशंस के लिए किया जाता है जो या तो रियल हो या रियल हो सकती हो आने वाले समय में। ना ये सिचुएशन रियल होगी, ना ये आने वाले टाइम में रियल हो पाएगी, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है और इमेजिनरी ही रहेगी हमेशा। तो इसको सेमी क्लोज कंडीशन ही बनाना चाहिए। सेमी क्लोज कंडीशन बनाओगे तो ये वुड सही हो जाएगा और ये हैव गलत हो जाएगा, इसकी जगह हैड लिखना पड़ेगा। तो जैसा हमारा पहला सेंटेंस है उसमें हम हैव की जगह हैड लिख के भी सही कर सकते थे, विल वुड की जगह शैल लिख के भी सही कर सकते थे, तो हमने करेक्शन बाद वाला किया, ठीक है। लेकिन इसमें करेक्शन करने का तरीका बस हैव की जगह हैड लिखना ही है, बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमें चीजें सीखनी है, दिमाग लगाओगे तो समझ में आएंगी, रट्टा मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहां तक हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, हैड ही ड्रिवन केयरफुली द एक्सीडेंट might have avoided। अब ये सेंटेंस पढ़िए, हैड ही ड्रिवन केयरफुली द एक्सीडेंट माइट हैव अवॉइडेड। मैं आपको बता देता हूं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, ये जो हमने हैड ही ड्रिवन केयरफुली लिखा है ना बच्चे, ये हमारी इफ क्लॉज है जो हमने इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दी है। हैड ही ड्रिवन केयरफुली एक्चुअल में हमने लिख रखा है इफ ही हैड ड्रिवन केयरफुली, ठीक है। तो ये इफ क्लॉज है जो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी हुई है। चलो अब बताओ, हैड ही ड्रिवन केयरफुली, तो इसका मतलब हो गया इफ ही हैड ड्रिवन केयरफुली द एक्सीडेंट माइट हैव अवॉइडेड। अब देखो समझना, जो हमने याद किया है उसके हिसाब से तो हम देखें तो ये सही है, ठीक है। भाई यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है इफ क्लॉज में, तो एक क्लोज कंडीशन बनेगा। क्लोज कंडीशंस की मेन क्लॉज होती है उसमें माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, तो वहां पे लिखा ही हुआ है माइट हैव अवॉइडेड, तो हमें लगेगा सेंटेंस ठीक है, टिक मारो, ओके रिपोर्ट है। लेकिन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है पता है? ये जो हमने माइट हैव अवॉइडेड वर्ब लिखी है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है एक्सीडेंट। अब एक चीज बताइए सभी लोग सोचकर, एक्सीडेंट अवॉइड करेगा या एक्सीडेंट को अवॉइड किया जाएगा?
भाई एक्सीडेंट अवॉइड करता है या एक्सीडेंट को अवॉइड किया जाता है? एक्सीडेंट तो अवॉइड नहीं करता, एक्सीडेंट को अवॉइड कोई और ही करता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये वर्ब होनी चाहिए पैसिव, क्योंकि उस वर्ब का सब्जेक्ट जो एक्सीडेंट है वो डूअर नहीं है, डूअर कोई और होगा। अब हमें पता है कोई भी वर्ब जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। कोई भी वर्ब अगर बी प्लस थर्ड फॉर्म में लिखी है तो फिर वो पैसिव है। ठीक है, और नहीं तो वो पैसिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो बी की हमने फॉर्म ही नहीं लिखी है, तो थर्ड फॉर्म से पहले में बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आप लिख सकते हो, तो बी की थर्ड फॉर्म यहाँ बीन आ जाएगी। तो लिखना पड़ेगा हैड ही ड्रिवन केयरफुली द एक्सीडेंट माइट हैव बीन अवॉइडेड। हैड ही ड्रिवन केयरफुली द एक्सीडेंट माइट हैव बीन अवॉइडेड। तो अब आपको ये समझना है कि हम तो पढ़ते हैं कि माइट हैव, वुड हैव, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमने बीन क्यों लिखा? बीन लिखा पैसिव बनाने के लिए। अगर मान लीजिए आप वर्ब के साथ कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट यूज कर लो जो उस वर्ब का डूअर ना हो, कोई और डूअर हो, तो आपको वर्ब पैसिव तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो हैव बीन लिखा है ना वो पैसिव बनाने के लिए लिखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर? आ जाओ एक एग्जांपल से ये बात और समझ लेते हैं। इसी बात को एक एग्जांपल की मदद से और समझ लेते हैं। देखो, इफ द डॉक्टर had been taken proper care, the patient might have saved। अब जैसे हमने ये लिख दिया, तो यहां पर वर्ब हमने लिखी हैड बीन टेकन प्रॉपर केयर, और इस वर्ब का सब्जेक्ट है डॉक्टर। यहां पर वर्ब हमने लिखी है माइट हैव सेव्ड, और इस वर्ब का सब्जेक्ट है पेशेंट। अब ये जो दोनों वर्ब हमने लिखे हैं, आप देख के बताओ कि इन दोनों वर्ब के साथ लिखा गया सब्जेक्ट इनका डूअर है या कोई और डूअर है? ये दोनों वर्ब एक्टिव होनी चाहिए, दोनों पैसिव होनी चाहिए, एक एक्टिव होनी चाहिए, एक पैसिव होनी चाहिए। क्या कहानी है, जल्दी से बताओ। बताइए सभी लोग। अब पता क्या है, ये जो पेशेंट है वो पेशेंट सेव नहीं करेगा, उसको सेव किया जाएगा, तो ये वर्ब पैसिव होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट डूअर नहीं, डूअर कोई और होगा। यहाँ पे जो डॉक्टर है वही प्रॉपर केयर लेगा, कोई उसको प्रॉपर केयर नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये वर्ब जो है वो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट डूअर है। ये वर्ब होनी चाहिए एक्टिव, लेकिन है पैसिव। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो बी की फॉर्म के बाद लिखते हैं तो वो वर्ब पैसिव होती है। बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो ये वर्ब एक्टिव होनी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म से पहले बी की फॉर्म क्यों लिखी है? तो ये बीन गलत है, ये हटाओ, केवल हैड टेकन लिखो एक्टिव वॉइस। यहाँ पे पैसिव बनाना है क्योंकि सब्जेक्ट डूअर नहीं, कोई और डूअर है, तो बीन लिखो। तो ये जो थोड़ा सा एक्टिव पैसिव वाला डिफरेंस होता है ना, ये भी हमें सीखना चाहिए। द पेशेंट माइट हैव बीन सेव्ड, पेशेंट को बचा लिया गया होता है। इफ द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर, अगर डॉक्टर ने प्रॉपर केयर किया होता। तो ये एक्टिव पैसिव वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इफ he were absent yesterday, they would have
बन नहीं रहा। He might have helped you if you were present there. Correct this statement if it is not. इस सेंटेंस को अगर ये सही ना हो तो सही करिए सभी लोग। अब देखो पता क्या है, ये जो हमने माइट है प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है, ये क्लोज कंडीशनल में यूज होने वाली वर्ब की फॉर्म है। तो अगर हम मेन क्लॉज में माइट है प्लस थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लोज कंडीशनल है। अगर ये क्लोज कंडीशनल है तो इफ क्लॉज में हमें लिखना पड़ेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म वर लिख रखी है। अब हमें पता है ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म्स हम यूज करते हैं इमेजिनेशन शो करने के लिए, वो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, पास्ट टेंस में यूज होती है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में यूज होती है, लेकिन ये तो पास्ट का क्लोज कंडीशनल है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो वर हटाइए और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखिए, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, ही माइट हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड बीन प्रेजेंट देयर, और किसी बच्चे ने हैड प्रेजेंट कर दिया, ये प्रेजेंट एडजेक्टिव है, थोड़ी प्रोनाउन पढ़ चुके हो, सब पढ़ चुके हो, कुछ सीखो समझो, मोटी बुद्धि वाले काम करते हो, तुम्हें पढ़ाने का फिर फायदा क्या होता है। एक घोंचुए में लिख रहा है हेड प्रेजेंट, अरे भाई बेवकूफ है पूरे, ये प्रेजेंट एडजेक्टिव है, प्रोनाउन में इतना खींच के पढ़ाया समझाया, एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब पे आ जाते हैं, वर्ब जो है वो मेन वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है। और वो बी की सेकंड फॉर्म है, आपको हेड का थर्ड फॉर्म लिखनी, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। अब यही चीजें सिखाता रहूंगा बार बार, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए हैड बीन, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखो हैड बीन, he might have helped you if you had been present there। तो हमें पता है कि वो जो सिचुएशन है जो इफ क्लॉज में हम लिख रहे हैं वो पास्ट का इमेजिनेशन है। अगर वो पास्ट का इमेजिनेशन है तो आपको इफ क्लॉज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी है, पास्ट के इमेजिनेशन के लिए हमने पढ़ा था। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, वन मोर क्वेश्चन, he might have helped you if you were his brother। अब हमने लिखा he might have helped you, ठीक है, if you were his brother। चलो करेक्ट इट, करेक्ट दिस स्टेटमेंट इफ इट इज नॉट। अब पता है क्या, जैसे हमने यहाँ पे माइट हैव हेल्प्ड लिखा है, जैसे ऊपर लिखा था, तो ये क्लोज कंडीशनल है, क्लोज कंडीशन है, तो इफ क्लोज में हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी चाहिए। ये जो वर्ब हमने लिखा है तो सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं प्रेजेंट का इमेजिनेशन शो करने के लिए, लेकिन इमेजिनेशन प्रेजेंट का तो है नहीं, ये तो क्लोज कंडीशन है, तो पास्ट का इमेजिनेशन है, तो हमें लिखना चाहिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान रखना नहीं ऐसा करना है, ये सही है, ये सही है, इसमें नहीं करेक्शन करना है। अब हमें समझना है कि भाई ऐसा क्यों नहीं है, यहां पर माइट है प्लस थर्ड फॉर्म लिखा, यहां पर भी माइट है प्लस थर्ड फॉर्म लिखा, तो यहां पर ये वर्ग गलत हो गया, यहां पर क्यों सही हो गया, दिमाग लगाने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि जो हेड प्लस थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं वर्ब की इमेजिनेशन के लिए, वो इमेजिनेशन पास्ट का होता है। जब हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वो इमेजिनेशन पास्ट का होता है। ठीक है, कि वो सिचुएशन पास्ट में अनरियल थी, प्रेजेंट और फ्यूचर में वो रियल हो सकती है। जैसे कि ही माइट हैव हेल्प्ड यू, वो तुम्हारी मदद कर देता, इफ यू हैड बीन प्रेजेंट देयर, अगर तुम वहां पर प्रेजेंट होते, लेकिन पास्ट में तुम वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन अब प्रेजेंट में तो हो सकते हैं, फ्यूचर में तो हो सकते हो, पास्ट में नहीं थे वहां, लेकिन आज हो सकते हो, कल हो सकते हो। ठीक है,
तो वो सिचुएशन केवल पास्ट के लिए स्पेसिफिकली इमेजिनरी है, प्रेजेंट और फ्यूचर में वो काम हो सकता है, लेकिन ये जो पास्ट में नहीं था वो प्रेजेंट और फ्यूचर में भी नहीं हो पाएगा। कोई पर्सन अगर पास्ट में किसी का ब्रदर नहीं था तो वो प्रेजेंट या फ्यूचर में भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो ऑल टाइम इमेजिनेशन होती हैं, वो पास्ट स्पेसिफिक इमेजिनेशन है, वो सिचुएशन केवल पास्ट के लिए अनरियल है, प्रेजेंट और फ्यूचर में वो रियल हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस जो केवल पास्ट के लिए रियल हैं उनको हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ लिखना है, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा में अनरियल है, तो फिर हमें इसको वर के साथ ही लिखना है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कोई यूनिवर्सल फैक्ट होता है या प्रोवर्ब होती है तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में ही हमेशा लिखते हैं, भले उसकी मेन क्लोज पास्ट में हो। वही बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि अगर हम कभी कोई यूनिवर्सल इमेजिनेशन लिख दें जो पास्ट स्पेसिफिक है, टाइम स्पेसिफिक इमेजिनेशन ना हो, यूनिवर्सल इमेजिनेशन है, तो उसको फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ ही लिखना है। तो यहां पर हमें वर्ब को हेड भी नहीं लिखना, वहां पर लिखना है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। हाँ, परमानेंट अनरियलिटी, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। अब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि अगर यहाँ पे माइट हैव हेल्प की जगह माइट हेल्प लिखा होता तो क्या होता, तो भी वर्ब सही होता। अब ये आप कोई सोचेगा कि यहाँ तो माइट हैव हेल्प लिखा है, यहाँ पे वर्ब लिखा है, तो हम इसको कौन से टाइप का कंडीशनल माने? ये क्लोज कंडीशनल है, ये वर्ब चेंज नहीं होगा, ये वर्ब ही रहेगा। आप क्लोज कंडीशन बनाओगे तब भी वर्ब रहेगा, सेमी क्लोज बनाओगे तब भी वर्ब रहेगा। होगा क्या, अगर आप माइट हैव हेल्प लिख रहे हो तो ये क्लोज कंडीशनल है, आप माइट हेल्प लिखोगे तो ये सेमी क्लोज कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से और आपको समझाता हूं ना। सी, अब हम कह रहे हैं इफ ही डैश अ बर्ड, कि कोई पर्सन है, हम उसके लिए इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो पर्सन पक्षी होता, तो ऐसा तो है नहीं कि जो पर्सन पक्षी होता वो पास्ट में नहीं होता, आज हो जाएगा। जो पर्सन पक्षी नहीं है वो पास्ट में भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो इमेजिनेशन है ये परमानेंट इमेजिनेशन है ना, टाइम स्पेसिफिक इमेजिनेशन नहीं है। तो अगर ये टाइम स्पेसिफिक इमेजिनेशन नहीं है तो हैड बीन तो इसके लिए यूज होगा नहीं, ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, आपको वर ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे इमेजिनेशंस जो टाइम स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जो यूनिवर्सल या परमानेंट इमेजिनेशन और रियलिटीज है, उनको वर के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया, वर आएगा। अब हमें पता है कि जब हम वर लिखेंगे तो या तो हम लिखें माइट हैव एस्केप्ड या हम लिखें माइट एस्केप। माइट हैव एस्केप्ड लिखोगे तो वो बनेगा क्लोज कंडीशनल, माइट एस्केप लिखोगे तो बनेगा सेमी क्लोज कंडीशनल। माइट मॉडल है, उसके साथ आप डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, इफ ही वर अ बर्ड ही माइट हैव एस्केप्ड फ्रॉम देयर। अगर वो पक्षी होता, जो कि वो नहीं है, ही माइट हैव एस्केप्ड फ्रॉम देयर, तो वहां से भाग गया होता। अब क्योंकि पक्षी तो है नहीं बेचारा, तो कहां से भागे, वहीं बंद रह गया। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आसान बात है, सबको दिमाग में आ गई होगी, लेकिन फिर भी चलो एक एग्जांपल से मैं और आपको बता देता हूं। देखो एग्जांपल नंबर 5, इफ आई वर यू। ठीक है, आई वुड join that job, या I would forgive him। ठीक है, और 6th, if I were you I would have forgiven him। अब देखो यहां पर हमने लिखा if I were you, यहां पर लिखा I would forgive him, और यहां पे हमने लिखा I would have forgiven him। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये है सेमी क्लोज्ड और ये है क्लोज्ड। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। तो अब होता क्या कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे वुड फॉरगिव लिखा तो उसका वर्ड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो वुड हैव फॉरगिवन है, तो हैड बीन आना चाहिए। तो हम हैड बीन इसलिए नहीं लिख रहे बच्चे क्योंकि परमानेंट अनरियलिटी है।
आई जो है वो कभी यू तो बनेगा नहीं, ना पास्ट में वो यू हो सकता था, ना प्रेजेंट में यू हो सकता है, ना फ्यूचर में यू हो सकता है। आई रहेगा, यू रहेगा, तो वो दो अलग अलग पर्सन है, वो अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब होता क्या है, ये जो हमने लिखा है वुड फॉरगिव और वुड हैव फॉरगिवन, यहां से डिसाइड होगा कि ये सेमी क्लोज है क्लोज है, यहां से नहीं डिसाइड होगा, क्योंकि परमानेंट इमेजिनेशन है, ठीक है। तो यहां से आपका डिसाइड होगा। अब मीनिंग आप समझ गए होगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, तो मैं उसको माफ कर दिया, मैंने उसे माफ कर दिया होता, लेकिन तुमने नहीं किया। तो ये पास्ट की सिचुएशन हो गई कि पास्ट में किसी पर्सन ने, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को माफ नहीं किया। मैं उसको कह रहा हूं कि अगर मैं होता तो मैं माफ कर देता उसे, तुमने नहीं किया। तो ये हो चुकी घटना है। अब इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम का मतलब, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे माफ कर देता, लेकिन तुम उसे माफ नहीं कर रहे हो या तुम उसे माफ नहीं करोगे। ये प्रेजेंट या फ्यूचर की अनरियलिटी हो गई, ये पास्ट की अनरियलिटी हो गई, ठीक है। तो ये इस तरीके की सिचुएशंस होती है, इनका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़े, आप समझना। यहां पर हमने लिखा वी वुड बी ए डेवलप्ड कंट्री, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, तो इसका मतलब प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। फिर इफ क्लॉज में हमने लिखा गॉट फ्रीडम, इफ वी गॉट फ्रीडम इन 1857। अब हमें लग रहा है कि सही है, मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये बी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो सेमी क्लोज कंडीशनल हो गया। लेकिन एक चीज समझना है, वो जो हमने इन 1947 लिखा ना, वो टाइम पास्ट का है। तो इफ क्लॉज में जो हमने इवेंट लिखा है, ठीक है, उसका टाइम जो है वो 1857 है, जो कि पास्ट का टाइम है। तो अगर ये टाइम पास्ट का है इफ क्लॉज में लिखे गए एक्शन का, तो कहने का मतलब इफ क्लॉज में जो सिचुएशन हम इमेजिन कर रहे हैं वो पास्ट की है। अगर इफ क्लॉज में लिखी गई सिचुएशन पास्ट का इमेजिनेशन है, तो पास्ट के इमेजिनेशन के लिए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। तो यहां पे लिखो इफ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857। अब हमने हैड गॉट क्यों लिखा समझना, क्योंकि वो 1857 जो हमने टाइम लिखा वो टाइम पास्ट का है, ठीक है। तो इफ क्लॉज में अगर हम टाइम पास्ट का लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इफ क्लॉज में लिखा गया इवेंट पास्ट की सिचुएशन है। अगर वो पास्ट की सिचुएशन है, तो आपको पास्ट के इमेजिनेशन के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब दिमाग में आएगा कि वहां पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दिया, चलो वो पास्ट का इमेजिनेशन था तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या वुड हैव बीन लिखे, क्या यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखे, तो आंसर है नहीं। ये सिचुएशन प्रेजेंट की ही है, ठीक है। वी वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री बट वी आर नॉट, वी वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, बट वी आर नॉट। ठीक है, हम एक डेवलप्ड कंट्री होते, लेकिन हम नहीं है। तो हम किस कंडीशन में एक डेवलप्ड कंट्री होते, अगर हमें आजादी मिल गई होती 1857 में, जो कि हमें नहीं मिली। तो कहने का मतलब यहां पे जो हमारा रिजल्ट है ये है प्रेजेंट में, ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये है पास्ट में। तो रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में है, कंडीशन जो है वो पास्ट में है, ये हमें समझना है। तो कई बार हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाती है किसी कंडीशनल सेंटेंस में, जहां पे रिजल्ट होता है प्रेजेंट में, कंडीशन होती है पास्ट में। और ऐसा हो सकता है, देखो होता क्या है कि जो रिजल्ट है वो हमेशा कंडीशन को फॉलो करता है। कंडीशन पहले क्रिएट होती है, उसके बाद में फिर रिजल्ट आता है। तो अगर कंडीशन मान लो पास्ट में है, तो रिजल्ट पास्ट में भी आ सकता है, उसके बाद रिजल्ट प्रेजेंट में भी आ सकता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने पास्ट में खूब मेहनत की, तो उस मेहनत की वजह से जो उसने पास्ट में की, आज वो सफल इंसान है, सक्सेसफुल पर्सन है। तो उसका सक्सेसफुल होना, रिजल्ट जो प्रेजेंट में है वो पास्ट के कंडीशन का है। तो अगर कंडीशन पास्ट में हो, तो ऐसा जरूरी नहीं उसके सारे रिजल्ट पास्ट में ही आ जाएंगे, उसके कुछ रिजल्ट प्रेजेंट में भी आ सकते हैं, और कुछ रिजल्ट ऐसे हो सकते हैं जो फ्यूचर में आए। मान लो किसी पर्सन ने 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई पेड़ लगाया आम का, ठीक है, और आज उसको बढ़िया मीठे आम खाने को मिलते हैं। तो उसने जो कंडीशन क्रिएट की थी पास्ट में, उसका रिजल्ट मिल रहा है प्रेजेंट में। अब मान लो कोई पर्सन है, उसने 2 साल पहले कोई आम का पेड़ लगाया, 3-4 साल बाद उसको फल खाने को मिलेंगे, तो उसने काम किया पास्ट में, रिजल्ट आएगा फ्यूचर में, ठीक। तो ये हमें इतना रेडी रहना चाहिए, इतना हमारी मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हम इन सिचुएशंस को समझ पाए कि कंडीशन पास्ट में है, रिजल्ट भी पास्ट में हो सकता है। कंडीशन पास्ट में हो तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो अगर रिजल्ट प्रेजेंट में है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखोगे प्रेजेंट के रिजल्ट के लिए, ठीक है।
कंडीशन पास्ट में है तो उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखोगे। ठीक, एक एग्जांपल मैं आप लोगों से और पूछता हूं, आंसर बताना सभी लोग। I would have been dead if the truck had run over me. ठीक है, अब मैंने लिखा I would have been dead if the truck had run over me। तो यहां देखो, हमने मेन क्लॉज में लिखा वुड हैव बीन लिखना था, बीट लिख दिया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। सभी लोग अपने आप सोच के बताओ सही है गलत, दिमाग यूज करो और बताओ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। विकल्पम हम नाउ सी, ये जो हमने वुड हैव बीन लिखा है, ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि क्लोज कंडीशन में यूज होती है। क्लोज कंडीशन में इफ क्लॉज है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सब कुछ ठीक लग रहा है भाई। इफ क्लॉज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखी है, ओके। मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखी है, ओके। लेकिन एक चीज सोचो, ये जो पर्सन है ये तो स्पीकर है, आई लिखा है ना, आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो पर्सन है ये तो स्पीकर है, ये तो बात कर रहा है, तो ये डेड तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो अनरियलिटी है वो पास्ट की अनरियलिटी है प्रेजेंट की। यहां पे अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, आई वुड हैव बीन डेड बट आई एम नॉट, या बट आई वॉज नॉट। सोच के देखो, यहां पर अंडरस्टूड मीनिंग क्या है अंडरस्टूड मीनिंग, आई वुड हैव बीन डेड बट आई एम नॉट, या बट आई वॉज नॉट। अब ऑब्वियस ही बात है आई एम नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर है वही अपनी बात कर रहा है, तो स्पीकर तो अलाइव ही होगा, बड़ी सीधी सी बात है। इफ द ट्रक हैड रन ओवर मी बट इट डिडंट, इफ द ट्रक हैड रन ओवर मी, अगर ट्रक मेरे ऊपर से निकल गया होता तो, बट वो नहीं निकला। तो अब एक चीज सोचो, कोई पर्सन जो अलाइव है वो ये बात कह रहा है कि पास्ट में अगर कोई ट्रक मेरे ऊपर से निकल गया होता, मान लो कोई ऐसी एक्सीडेंट वगैरह हो गया लेकिन ट्रक इसके ऊपर से निकला नहीं, बच गया, तो कह रहा है अगर वो निकल गया होता तो मैं जिंदा नहीं होता, मैं तो मर गया होता। तो ये जो जिंदा है ये तो प्रेजेंट में ही है ना, तो ये अनरियलिटी तो प्रेजेंट की है, प्रेजेंट की अनरियलिटी है, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखो वर्ब की, तो ऐसे लिखो आई वुड बी डेड बट आई एम नॉट, अंडरस्टैंड नहीं होगा बट आई एम नॉट, तो ये रिजल्ट प्रेजेंट में, कंडीशन पास्ट की है, तो लिखो आई वुड बी डेड इफ द ट्रक हैड रन ओवर मी। तो पास्ट की कंडीशन है, प्रेजेंट का रिजल्ट है। ठीक, अगला एग्जांपल देखो, यू वुड, ये छोड़ो, वैसे दे देते हैं क्वेश्चन एक, यू डैश वेल नाउ if you dash the medicine yesterday। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शंस, वुड बी, टुक,
सी would have been had taken. C would have been took. D would be had taken. आंसर आंसर बताओ सभी लोग। would be took, would have been took, would have been had taken, would be had taken. अब ध्यान से देखना, ये जो हमारी मेन क्लॉज है ना, तो मेन क्लॉज में आप देखोगे तो यहां पर एक वर्ड हमने लिखा नाउ, तो इसका मतलब मेन क्लॉज में हम जो रिजल्ट लिख रहे हैं वो प्रेजेंट का है। इफ क्लॉज में हमने एक वर्ड लिखा है स्टर्ड है, तो कहने का मतलब इफ क्लॉज में जो हम कंडीशन लिख रहे हैं वो पास्ट की है। अब ये बात समझ में आई? तो इफ क्लॉज में जो हम कंडीशन लिख रहे हैं वो पास्ट की है, तो पास्ट की कंडीशन जो होती है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखी जाती है, तो उसमें ये टुका नहीं सकता, तो ये गलत। अब ये रिजल्ट है प्रेजेंट का रिजल्ट है, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट के रिजल्ट के लिए होता है, तो ये भी गलत है, तो ये आंसर। तो आंसर क्या है? यू वुड बी वेल नाउ इफ यू हैड टेकन दिस मेडिसिन यस्टरडे, कि तुम आज ठीक होते अगर ये तुमने दवा पास्ट में खा ली होती। तो दवा खाता है आदमी उसके बाद ठीक होता है, तो ऐसा तो होता नहीं कि उसने दवा खाई है आज तो आज ही ठीक हो जाएगा, डॉक्टर भी 4-5 दिन की तो दवा देता ही है। तो अगर तुमने ये दवा कल खाई होती तो कंडीशन पास्ट की हो गई, तो आज तुम ठीक होते तो रिजल्ट प्रेजेंट का हो गया। अब देखो अंडरस्टूड मीनिंग क्या होते हैं। इफ यू वुड बी वेल नाउ बट यू आर नॉट, तुम अभी ठीक होते लेकिन तुम ठीक नहीं हो। इफ यू हैड टेकन द मेडिसिन यस्टरडे बट यू डिड नॉट, तो ये भी ध्यान देना है कि कंडीशन पास्ट की और रिजल्ट प्रेजेंट में हो, ये भी पॉसिबल है, इस तरीके की सिचुएशंस भी बन सकती हैं, ठीक है। अब देखो, ही वुड बी अ मिलेनियर, वो एक करोड़पति पर्सन होता, बट ही इज नॉट, लेकिन वो नहीं है। चलो खैर, तो ये प्रेजेंट की अनरियलिटी हो गई, ठीक है। इन व्हाट कंडीशन वुड ही बी अ मिलियनेयर टुडे? इफ ही हैड बॉट दोज शेयर्स, अगर उसने वो शेयर्स खरीद लिए होते, बट ही डिडंट, लेकिन उसने नहीं खरीदे। तो मान लो हम किसी पर्सन से कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन किन्हीं शेयर्स को खरीद लेता तो आज करोड़पति होता, लेकिन उसने नहीं खरीदे, तो पास्ट में ये काम नहीं हुआ, तो प्रेजेंट में ये रिजल्ट भी नहीं आया, तो ये ठीक है, समझ में आता है। तो ये सेंटेंस सही है, ओके रिपोर्ट। रिजल्ट है प्रेजेंट में, कंडीशन है पास्ट में, दैट्स ओके। अगला बताओ, ही वुड हैव पास द एग्जाम, रिजल्ट है पास्ट में, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब रिजल्ट पास्ट में, कंडीशन है प्रेजेंट में। अब देखो, इफ क्लॉज में जो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं वो प्रेजेंट की अनरियलिटी होती है, और इफ क्लॉज में जो हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं वो पास्ट की अनरियलिटी होती है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की अनरियलिटी है, वो पास्ट की अनरियलिटी है, ठीक। मेन क्लॉज में जो हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं वो पास्ट की अनरियलिटी होती है, प्रेजेंट की अनरियलिटी होती है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं वो पास्ट की अनरियलिटी होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो पास्ट का है, कंडीशन प्रेजेंट की है। यहाँ रिजल्ट प्रेजेंट में, कंडीशन पास्ट में, बताओ क्या लॉजिकल है? कंडीशन पास्ट में हो रिजल्ट प्रेजेंट में हो, ये लॉजिकल है, या रिजल्ट पास्ट में हो कंडीशन प्रेजेंट में हो, ये लॉजिकल है, या दोनों लॉजिकल है, या कोई भी लॉजिकल नहीं है? बता। यहां पर मैं आपको दो सिचुएशंस दे रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन लॉजिकल है। एक सिचुएशन तो ये है जिसमें रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में है, ठीक है, कंडीशन जो है वो पास्ट में। तो एक तो सिचुएशन है ये, एक सिचुएशन दूसरी है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि उसमें जो रिजल्ट है
ठीक है, वो है पास्ट में, कंडीशन जो है वो है प्रेजेंट में। आर बोथ दी सिचुएशंस लॉजिकल? क्या ये दोनों ही सिचुएशंस जो है वो लॉजिकल हैं? देखो तो, एक है ये सिचुएशन, एक है ये सिचुएशन। आप देखो, रिजल्ट प्रेजेंट में हो, कंडीशन पास्ट में हो, ये लॉजिकल है, समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है रिजल्ट उसके बाद आता है। तो अगर कंडीशन पास्ट में है, रिजल्ट उसका पास्ट में आ गया तो भी ठीक है, प्रेजेंट में आ रहा तो भी ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, ये लॉजिकल सिचुएशन है, ये सिचुएशन लॉजिकल है। लेकिन रिजल्ट है पास्ट में, कंडीशन है प्रेजेंट में, ऐसा कैसे हो सकता है? रिजल्ट तो कंडीशन के बाद आता है, ठीक है। तो अगर कंडीशन प्रेजेंट में है तो उसका रिजल्ट तो फ्यूचर में आना चाहिए, रिजल्ट पास्ट में कैसे आ गया? ये सिचुएशन है इलॉजिकल। बात समझ में आई? तो कंडीशन प्रेजेंट में हो, रिजल्ट पास्ट में हो, ये पॉसिबल नहीं है। कंडीशन पास्ट में हो, रिजल्ट प्रेजेंट में, ये पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमने ऊपर सेंटेंस लिखा वो तो सही है, लेकिन ये गलत है। तो ये जो हमने लिखा है ना वो तो सही हो गया, ये गलत है। अब इसको हम कैसे सही करें? तो या तो यहाँ पे लिखो वुड पास, ही वुड पास द एग्जाम इफ ही वर्कड हार्ड, तो हम इसे प्रेजेंट की अनरियलिटी मान लेंगे, ठीक है, सेमी क्लोज कंडीशन मान लेंगे। या अगर ये रिजल्ट पास का, ये जो हमने लिखा है ना सेंटेंस, तो इसमें क्या है कि अगर हमने वुड हैव पास्ट लिखा है और यहाँ पे वर्कड लिखा है, तो या तो आप वुड पास लिखो और वर्कड लिखो तो सही होगा, ठीक है, या वुड हैव पास्ट लिखा तो वहां पे हैड वर्क लिखो तो सही होगा। ये गलत है, वो सही है, ये गलत है। तो अब हम इसको कैसे सही कर सकते हैं? तो दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया, या तो क्लोज कंडीशन बनाओ, वर्क के साथ हैड लिख दो, या सेमी क्लोज कंडीशन बनाओ, हैव ड्रॉप करके पास कर दो। या तो लिखो वुड पास और वर्क, या लिखो वुड हैव पास्ड और हैड वर्कड, तो ये सही होगा। अब हमें पता है कि अगर हम दोनों तरीके से किसी सेंटेंस को सही कर सकते हैं, ठीक है, तो हम बाद वाला करेक्शन ही करेंगे, तो हम इसे सही मानेंगे, ठीक है, और इसको सही करेंगे। तो ये भी ध्यान देना, कंडीशन पास्ट में हो, रिजल्ट प्रेजेंट में आए, ये लॉजिकल है, ठीक है। कंडीशन प्रेजेंट में हो, रिजल्ट पास्ट में आए, ये लॉजिकल नहीं है, वही लॉजिकल है। बात समझ में आई? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कंडीशनल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। आने वाली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्लास रख लेंगे, तो छोटी मोटी चीजें हैं, या डाउट क्लास रख लेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये देखिए, जो हमने टेंस पढ़ा है, मूड पढ़ा है, कंडीशनल्स पढ़ा है, ये सब ना टेंस से ही रिलेटेड, मतलब सेम कॉन्सेप्ट के डिफरेंट यूजेस हैं। तो जब हम टेंस सीखते हैं तो उसी से मूड निकल आता है, उसी से मूड से टेंस कंडीशनल्स निकल आते हैं, तो मतलब ये सब रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो हम इनकी एक डाउट क्लास कंबाइंड रख लेंगे, उसमें कंडीशनल के एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं वो भी आपको बता दूंगा, और ठीक है, बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अंटिल देन।